नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 में पाठ्य पुस्तक बसंत के अध्याय सेकंड का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद जी। इस दादीमा नामक रचना में लेखक अपने दादी के व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में वर्णन करते हैं। दादी के व्यक्तित्व में या कहीं जीवन में ऐसे कौन से गुण थे जो लेखक को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं, उन सब के बारे में इस रचना के अंदर बताया गया है। आइए देखते हैं इस रचना को। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते विशु गर्मी बरसात वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। अनमना मतलब है बेचैन सा। मेरे शुभचिंतक है भला चाहने वाले, हितैषी कह सकते हैं मित्र, मुख पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। लेखक अपने बारे में बता रहा है कि मुझे खुश करने के लिए मेरे मित्र हैं, वो आने वाली छुट्टियाँ उनके बारे में बताते हैं। जैसा कि अभी देखते हैं बच्चों को छुट्टियों का नाम लेते ही खुश हो जाते हैं, तो उसी प्रकार लेखक उस समय बच्चा था वो खुश हो जाते हैं। और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो लेखक के मित्र हैं, वो उसका मजाक क्या कहकर उड़ाते थे कि ये कमजोर बनने वाला है और ये छोटी मोटी समस्या आ जाती हैं तो उस समय घबरा जाता है। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। कौन सी बातों को? जो मजाक उड़ाते थे या उनको खुश करने के लिए छुट्टियों की सूचना देते थे। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता है क्या है, पर बरबस मेरी आंखों के सामने सर्द की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी भी की धुंधली छाया नाच उठती है। यानी पीछे की जो बातें वो दोबारा उसको याद आ जाती है। धुंधली छाया नाच उठना मोहरा बनता है, जिसका अर्थ होता है पीछे की यादें आधी अधूरी याद हो जाती है। मुझे लगता है जैसे कवार के दिन आ गए। कवार जेठ का महीना होता है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। जेठ कहें कि वर्षा ऋतु का आरंभिक महीना। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साए की अधगली घास। दूर के सिवान का मतलब है शिव दूसरे खेतों से गांव की दूसरी दिशा से बरसात के पानी के साथ बह कर के मोथा और साई घास की किस्में या गेहूं और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच। नाना प्रकार मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की, कई प्रकार की। सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में, उबलता पानी मतलब उबलता या गर्म पानी, उसमें सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रही है। यानी घास पानी के अंदर भीग जाती है, गल जाती है, फिर उसमें बदबू आने लग जाती है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है। कीचड़ जो बारिश का आने जाता वो सूख चुका है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं, शरारत कर रहे हैं बच्चे। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन की चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, और दुख चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ इत्यादि मिले कि पट्टी न मिले अफसोस नहीं। पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यानी बच्चों को चाहे वो पानी कितना भी गंदा हो, कीचड़ हो, लेकिन बारिश के मौसम में उसमें छलांग लगाना, डुबकी लगाना, उस कीचड़ से लथपथ हो जाना, इसमें बहुत ही मजा आता है। मैं भीतर हुड़क भर रहा था। हुड़क भरने मतलब एक हुक सी मन में पैदा हो रही थी कि मैं भी, मेरे जो अन्य साथी हैं वो इस कीचड़ में या जो पानी के कारण ऊपर उसमें झाग बना हुआ है उसमें कूद जाऊँ। दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा जवर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और शहद। ये उस समय जवर होती तो एक देसी दवा के रूप में लोग जो पेशेंट होता उसको देते थे, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। जवर तो बुखार तो जो इनको चढ़ा वो बढ़ता ही है, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद।
यानी इतनी भयंकर सर्दी लगी, ना तेज जोर हुआ कि कई रजाई उड़ाने के बाद भी वो सर्दी दूर होने का नाम नहीं ले रही थी, या कोई 12 बजे रात के थोड़ी सर्दी कम हुई, जो हटा हुआ। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी, उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारी ही धोती कि दादी ने पहन रखी थी, उसका शरीर दुबला दुबला पतला था। सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सन टपके हुए जल की सी बाल लेडीज़ के बड़े होते भीगे हुए थे, उनसे पानी वो टपक रहा था। और इसी कारण लेखक ने सोचा कि दादी अभी नहाकर आई है। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। लेखक कहेंगे शिव प्रसाद सिंह के आंचल की गांठ खोली, किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुख में डाली। आंचल कहीं दुपट्टा पल्ला, उसमें उसने कोई अपने कहीं भगवती वगैरह मंदी थी, वो बांध रखी थी और वो लेखक के माथे पर लगाई। हो सकता है उनकी श्रद्धा होगी, ऐसी भावना होगी, सोच होगी कि इस भगवती से या इसके अंदर जो भी किसी शक्तिधारी देव की मिट्टी है वो लगाने से जबर बुखार दूर हो जाएगा। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा चलती, हाथ से पंखा हिला करके लेखक को हवा देती, कभी जलते हुए हाथ पर कपड़े से सहलाती, लेखक को तेज जबर हो जाता तो पूरा शरीर गर्म हो जाता, आग की तरह भड़कने लगता, तो वो उसकी दादी माँ हाथ पैर वो कपड़े से उसे सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर जबर का अनुमान करती। बार बार हर 2, 4, 5 मिनट बाद में ये लेखक को के शरीर को स्पर्श करके देखती कि जबर कम हुआ है या नहीं हुआ है। हांडी में पानी आया कि नहीं, हांडी छोटी मटकी कहते हैं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान करती थी। यानी उस समय चाहे उसको अंधविश्वास कहें या लोगों के मान्यता धारणा कहें कि जो भी कोई बीमार हो जाता, लंबे समय तक जबर रहता है, जिसको कहीं टाइफाइड हो जाता, तो उस घर में बाहर से आने वाले लोगों को उस मरीज के पास नहीं जाने देते और खाने में मरीज को मूंग की दाल इत्यादि दी जाती थी। तो इस प्रकार की बातें लेखक की दादी घर वालों से पूछती रहती। दादी माँ को गवई गाँव की 50 किस्म की दवाई वो याद थी। गवई गाँव उसमें की देसी दवाएं वो लोग बनाते थे, वो उनकी दवाइयों के नाम। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, उनको देसी दवाइयाँ हैं वही दिलवाने की कोशिश करती। हाथ छूना, कोई भी दूसरा बीमार हो जाता तो मानो जैसे डॉक्टर हों, उसी रूप में कोई भी अड़ोस पड़ोस में उस मोहल्ले में बीमार पड़ जाता तो उनके पास आती, उनका हाथ छूती, माथा छूती उस पेशेंट का, पेट छूना, कभी भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुना। कईयों को कहते छोटे बच्चे, किसी की नज़र लग गई या भूत प्रेत का प्रभाव हो गया, या उनके शरीर को देख करके कहती कि इनको निमोनिया हो गया, इनको मलेरिया हो गया। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग, जिसको अपने लौंग बोलते हैं, चाय में उनमें डालते हैं वो, और गुड़ मिश्रित जल डाल पानी में लौंग गुड़ ये डालते थे, उसका काढ़ा सा बनाती। गूगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख, दवा में देरी होती, मिश्रिया शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाते, कि उनको बहुत ज़्यादा चिंता प्रकट करती और बार बार उन लोगों को उस बात के लिए प्रेरित करती। कई बार गुस्सा भी हो जाती कि आप इस मरीज को इस समय ये दवा नहीं दी, लवंग गुड़ मिश्रित जल का काढ़ा बना करके वो आपने नहीं दिया, या सफाई नहीं की, मिश्री और शहद वो मिला करके इसको नहीं दिया। इन बातों के लिए वो घर वालों पर गुस्सा हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबुन
जो कि उसमें उनको खाने पीने के लिए चीज़ें बताई थी, वो सब वो आकर के उनको दे जाते थे। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते और पुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता। ये पुनेन की जो मिक्सचर की शीशी होती है मलेरिया के पेशेंट को दी जाती है और जो पीने में बहुत ही कड़वी होती है, जैसे नीम की पत्तियों का रस उस प्रकार से कड़वी हो जाती है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं तो लेकर उस समय मलेरिया से पीड़ित था। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया। घर सर पर उठाना मतलब सिर पर उठाना मुहावरा है, बहुत अधिक शोर शराबा करना, हल्ला करना। पड़ोसी ने आती, बहुत बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार्य परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं, ये प्रतिक्रिया दादी माँ व्यक्त करती। अरे कोई महिला पूछती कि दादी आपको इतनी बार बुलाया फिर भी आपने तो ये कहती कि इस घर में एक भी काम ऐसा नहीं कि जिसको मैं नहीं करूँ तो वो पूरा हो जाए, सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती है, यानी वो दूसरे लोगों को मोटिवेट करती रहती, तो उनको काम करने के लिए प्रेरित करती। कोई काम में देरी करता, लापरवाही करता तो उन पर गुस्सा भी प्रकट करती। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि उनकी देख रेख में वो काम होते थे। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर दिन के मध्य का समय, और दोपहर इसका विलोम रात के मध्य का समय, लेकिन उसको कहेंगे निश्चित। दोपहर का विलोम होगा निश्चित मध्य रात्रि, दोपहर दिन के मध्य का समय। तो एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा लेकर तारे बाहरी निक्सार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बिगड़ने का मतलब गुस्सा प्रकट कर रही थी। देखा पास के कोने में दुखी रामी की चाची खड़ी। सुनना होगा धनो रुपये में सूद का मतलब ब्याज सहित के आज दे दे, तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय पैसे आई थी। तो यहाँ पर इस बात से जाहिर हो रहा कि दादी माँ ने रामी की चाची को ऋण उधार दिया था और वो ऋण या कर्जा समय पर वो चुका नहीं पाई। उसके कई करार वो फैल हो गए थे, जिसके कारण वो उसके ऊपर बिगड़ रही थी, गुस्सा प्रकट कर रही थी और उसको कह रही थी कि जिस समय पैसे लेकर गई उस समय तो तेरा व्यवहार ही दूसरा था, और आज पैसे लौटाने का समय आ गया, पैसे लौटा नहीं रही है, मुझे शर्म नहीं आ रही है कि पैसों का जो करार था वो भी आपका फैल मांगने के समय कैसे आई। पैरों पर नाक रखती थी, नाक रखना खुशा मत करना। किसी ने एक भी पाई नहीं दी, पाई का मतलब एक भी पैसा नहीं करना। अब लगे आजकल करने, फसल में दूंगी, अब क्या तेरे खाते दूसरी फसल कटेगी। इस प्रकार से रामी की चाची को लेकर के दादी वो पैसे समय पर नहीं चुकाने के कारण भला बुरा कह रही थी।